नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इन हिंदी की क्लास की बात करेंगे, जहां आपकी हिंदी लैंग्वेज की क्लास चल रही है। बाल विकास सीडीपी की बात करेंगे। क्लास नंबर ये आपकी 12th है और प्रत्येक क्लास में हम 30 प्रश्न करते हैं। सभी आप पता होगा, अगर आप डेली क्लासेज अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, कि आने वाली क्लासेज के लिए अपने परिवार को ज्वाइन कर लीजिए। अपने राष्ट्र हित में शिक्षा के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसके पिछली क्लासेज यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दी गई है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीचर्स फैमिली शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम टॉप 30 प्रश्नों के आज हम क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 12th है, जिसमें पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, जो कि पिछले क्लास का आपका मॉक क्वेश्चन है। प्रश्न यह कि विद्यालय का कार्य क्या होता है? संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, आप सभी परिचित हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। आपने जो कमेंट किया था, तहे दिल से आप सभी के कमेंट का, आप सभी के फीडबैक का स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, विद्यालय का कार्य संस्कृत का संरक्षण भी होता है, संस्कृत का परिष्करण भी होता है और संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी होता है। इसलिए उपरोक्त सभी हम डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। एंड दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? विद्यार्थियों को जो है विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? अक्सर आप लोग देखते होंगे, विद्यार्थी जो विद्यालय में, उनको खेलना उचित क्यों होता है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए, आप शिक्षक बंधु हैं और आप अक्सर देखते होंगे विद्यार्थी, बालक बालिकाएं जो होती है, शिक्षार्थी, वह विद्यालय में खेलना उचित इसलिए होता है। विद्यालय में खेलते हैं और भी साथ में बच्चे होते हैं, तो यह सहयोग और संतुलन का विकास भी करता है। एक दूसरे के बच्चे आपस में सहयोग करेंगे, संतुलन भी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? जी हाँ, समाजीकरण की बात करेंगे और आज ये समाजीकरण का आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और जो कल की क्लास होगी हमारे, आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है आपके, जैसे ठीक है, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, थांडाइक महोदय जी हो गए, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास की बात करेंगे। तो कौन सा समाजीकरण के एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, अनुवांशिकता या राजनीतिक दल? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपके साथ अनुभव आपके पास है और अनुभव के साथ कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। देखिए, समाजीकरण का जो प्रमुख कारक होता है, फैमिली और परिवार होता है। क्या होता है? माई फैमिली माई परिवार, मेरा परिवार माई फैमिली। समाजीकरण का प्रमुख कारक सबसे पहले परिवार ही होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है माता पिता के साथ होता है, अपने दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ होता है, अर्थात अपने परिवार के साथ होता है और समाजीकरण की शुरुआत वहीं से होती है। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी बताइएगा। परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए, आपने क्या ऐसा सोचा होगा, ये निष्क्रिय एजेंसी सक्रिय एजेंसी होती किसे हैं, या किन्हें बोला जाता है? चलिए, इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब, ये कहलाएंगे सक्रिय एजेंसियां। लेकिन सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, ये आपकी कहला जाएगी निष्क्रिय एजेंसी। सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। देखिए, समाजीकरण की एजेंसियों की अगर बात करें तो फर्स्ट एजेंसी होता है परिवार, हम बात ही कर चुके हैं। परिवार में क्या होता है? एक स्थायी, सबसे पूर्ण और प्राथमिक संस्थान है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की देखभाल करता है। दूसरा है सेकंड एजेंसी आपकी है मित्र मंडली, जिसे हम पीयर ग्रुप्स कहते हैं। सहकर्मी समूह लगभग उसी के लोगों को संदर्भित करता है जो समान हितों को साझा करते हैं और वे व्यक्ति के विकास में मदद भी करते हैं। थर्ड एजेंसी होती है आपकी विद्यालय। जी हाँ, किसी भी बालक बालिका शिक्षार्थी का विद्यालय थर्ड एजेंसी होती है। स्कूल को एक महत्वपूर्ण औपचारिक सेटिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्कूल को महत्वपूर्ण एक औपचारिक सेटिंग माना जाता है, जहाँ बच्चा दोस्तों और शिक्षकों के साथ कई घंटे बिताता है। स्कूल पहली औपचारिक एजेंसी है
जो बच्चे को बड़े समाज के नियमों को उजागर करती है। तो औपचारिक एजेंसी पहली कौन है? स्कूल है, जो बच्चे के बड़े समाज के नियमों को उजागर करती है। फोर्थ एजेंसी आपकी संचार मीडिया कहलाती है, मॉस मीडिया कहलाती है। वर्तमान समाज में मॉस मीडिया अर्थात संचार मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सामाजिकरण प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मास मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। फिफ्थ एजेंसी आपकी होती कार्यस्थल, जहाँ पर कार्य करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क व्यक्ति में बढ़ता जाता है तो काम जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। कहीं ना कहीं आप जॉब करेंगे, वर्क पर करेंगे, ठीक है। तो व्यवसाय व्यक्ति के सामने वास्तविकता लाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जीवित रहता है, ठीक है। तो ये हो गए एजेंसियों के बारे में चर्चा कर लिया। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, खाली स्थान दर्शाता है। असंबद्ध, भावात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश या अधिकारवादी परवरिश। देखिए, आधिकारिक और अधिकारवादी इन दोनों में भी बड़ा फर्क है, बहुत अंतर हो जाता है। तो वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, वे अधिकारवादी परवरिश दर्शाते हैं कि हमारे माता पिता का अधिकार है बच्चों को दंडित करना, ठीक है। तो अधिकारवादी हो जाएगा। और आधिकारिक परवरिश मतलब उसको यह कह सकते हैं, अगर आपका एक अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है, या आपके जॉब है तो आपका एक अधिकार बन जाता है शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना, वे कहलाता है आधिकारिक। लेकिन अधिकारवादी मतलब माता पिता, उनके बच्चे हैं तो वो दंडित करने को उनका अधिकार है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है, जिसके माता पिता अधिनायकवादी या अथॉरिटेरियन है? विलक्षणता नहीं, तो कौन कौन से विलक्षणता होगी और कौन सी नहीं है, दोनों जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अमित्र, एकांत प्रिय और अंतर्मुखी, ये तो तीनों आपकी क्या हो कहलाती है? विलक्षणता कहलाती है एक बच्चे की। अमित्रता होना, एकांत प्रिय होना, अंतर्मुखी होना, ये विलक्षणता होती है। लेकिन कोई भी बच्चा अगर स्वतंत्र है तो वह उसकी विलक्षणता नहीं होती है, ठीक है। स्वतंत्र जो है विलक्षणता किसी भी बच्चे के नहीं होती है, जिसके माता पिता अधिनायकवादी होते हैं, यह अथॉरिटेरियन होते हैं। तो सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी जो है माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार अर्थात कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अगर टीटी एग्जाम को फतेह करना है, 101% शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, आपका प्रत्येक क्लास में कमेंट, प्रत्येक क्लास का क्वेश्चन के प्रत्येक क्लास का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी थेरेपी जो माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंध करने के लिए दी जाती हो, जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार अर्थात कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, वह पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करेंगे। पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थेरेपी होगी, जिसमें माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंध करने के लिए दी जाती है। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है जो स्क्रीन पर है। आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है साथियों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। जी हाँ, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण या समाजीकरण कहा जाता है। देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित करते हों, साथ ही साथ उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य भी बनाती है। तो समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य अर्थात हम किसकी बात करेंगे? समाजीकरण की बात करेंगे। प्रश्न पर ही उत्तर छिपा होता है
केवल हमें जांचना है, परखना है और उत्तर को साफ सुथरा सामने लाना है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित कर देना, या संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। देखिए, समाजीकरण जो सम्मिलित होता है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक संचरण और आपके व्यक्तित्व विकास। जी हाँ, समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित होता है? सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास शामिल होता है। तो बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा होता है? जी हाँ, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह वंशानुगतता का हिस्सा होता है, प्रसव पूर्व पर्यावरण का हिस्सा होता है, सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होता है, या भौतिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह सामाजिक पर्यावरण का एक हिस्सा होता है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। जयसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का, प्रत्येक फीडबैक का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है या किशोरावस्था के दौरान होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है साथियों वह किशोरावस्था के दौरान ही होता है, और वह एज और अवस्था होती 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। जी हाँ, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण। और आप सभी जानते हैं समाजीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो टीटी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा में जाएंगे, पढ़ाएंगे, अपने सपने को साकार करते हुए देखेंगे, तो एक समूह से आप जुड़ जाते हैं, एक शिक्षक के समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों को ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? आप सभी के लिए प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका के लिए प्रश्न है। तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह के पहचान के लिए कि चलिए हम भी शिक्षक बन गए हैं, ये समूह आज्ञाकारिता के लिए कि समूह अगर ऐसा कर रही तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, समूह निर्देशन अनुपालन के लिए, समूह की अनुरूपता के लिए। सभी बताइए, आप शिक्षक बन गए हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं। सभी कमेंट कीजिए प्रश्न क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जब आप एक शिक्षक के समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? आप समूह के अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन को चूज किया था बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, या इन सभी से सीखते हैं। देखिए, समाजीकरण की अगर बात करें पहला कारक परिवार होता है, लेकिन समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है बच्चे व वयस्क जो है परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। अर्थात इन सभी की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? देखिए, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन शामिल होता है, एक सांस्कृतिक की रीतियाँ और मानदंडों को सीखना शामिल होता है, कौशलों का अर्जन होता है, लेकिन आनुवांशिक का संचरण जो है आपके समाजीकरण नहीं होता, वो तो आपके माता पिता के जीन्स में ही होता है। तो आनुवांशिक संचरण जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल आपका नहीं होता है, बाकी आपके शामिल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? शिष्टाचार, संस्कृत का संचरण शामिल होता है, कौशल, मूल्यों और विश्वासों का अधिग्रहण शामिल होता है, एक सांस्कृतिक के रीति रिवाज मानदंडों को सीखना शामिल होता है, सामाजिक व्यवहार और सिद्धांतों का अनुकूलन शामिल होता है, समाज के दृष्टिकोण और रीति रिवाजों का आंतरिकरण जो है शामिल होता है। इसलिए अनुवांशिक संचरण जो है आपका, यह आपके समाजीकरण में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है साथियों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, एक गणित जैसे प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तो वे
एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है। देखिए, जब भी कोई भी दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, दो व्यक्ति या उनसे अधिक व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखेंगे। जब हम दो व्यक्ति मिलेंगे, आप स्वयं सोचिए, तो जब हम प्रभावित करेंगे तो मतलब उनकी बातें हमें अच्छी लगेंगी, हमारी बातें उनकी अच्छी लग रही हैं, मतलब वे एक सामाजिक समूह का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया होती है? तो समाजीकरण मूल्यों, विशेषताओं और क्या है, मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया कि छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, आप सभी शिक्षक बंधु हैं तो आप सभी ये जानते हैं कि छोटे शिक्षार्थी जो बालक बालिकाएं होती हैं, कक्षा में होते हैं, उनको समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे को प्रश्नों को उत्तर सीख सकें, वे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या शिक्षक कक्षा कक्ष के बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। देखिए, यहाँ पर आपको पता है समाजीकरण का चैप्टर चल रहा है, तो समाज वाला अगर सामाजिक कहीं भी शब्द आता है वो सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता होगा ना कि ये सामाजिक वाला शब्द है, ये चैप्टर वहाँ का है, कहीं से कहीं चैप्टर रहेगा, इसलिए ठीक है, तो समझ लेना है। तो छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होता है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल जो है सीख सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य लोगों के साथ खाली स्थान किसके माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, अन्य लोगों के साथ जो है खाली स्थान किसके माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? प्रतिक्रिया के माध्यम से, हतोत्साहन, प्रोत्साहन, तर्क के माध्यम से। देखिए, अन्य लोगों के साथ जो है प्रतिक्रिया के माध्यम से जो है सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिक्रिया क्या, यानी कि जो वो बात कहेंगे फिर आप उसमें प्रतिक्रिया करेंगे, आप जो बात कहेंगे फिर उनसे वो प्रतिक्रिया करेंगे। तो अन्य लोगों के साथ जो है प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्र, सभी शिक्षक बंधु का अभिनंदन, जयसवाल सर स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सभी के माता पिता को प्रणाम नमस्कार करते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, द्वितीयक एजेंसी है या मनोवैज्ञानिक एजेंसी है? देखिए, हम इस प्रकार का प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। परिवार एवं जो पास पड़ोस होता है वह बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी होती है। जहाँ पे परिवार जुड़ा हो प्राथमिक एजेंसी करिएगा। फिर आता था आपका समूह वाला द्वितीय होता है, विद्यालय फिर तृतीय हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रश्न को। वीवीआईपी प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। कौन जो है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो यहाँ पे हम कई प्रश्न पर बात कर चुके हैं। प्रथम समाजीकरण का माध्यम जो परिवार ही होता है, बाकी फिर अदर होते हैं, या पहली एजेंसी परिवार। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। देखिए साथियों, सभी जानते हैं कि स्कूल जो होता है बच्चे की समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वह परिवार ही है, सभी को पता होगा। ऐसी संस्था परिवार है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, फैमिली की बात करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हैं? जी हाँ, गौण वाहक की बात करेंगे तो विद्यालय, पास पड़ोस विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। देखिए, गौण वाहक मतलब कहते हैं ना, ये बालक गुणवान है, ये बालक बुद्धिमान है,
तो गुणवान मतलब क्या है, एक नैतिकता की बात होती है। व्यक्ति में बुद्धि के साथ साथ नैतिकता का भी गुण अगर उस पर है तो समाजीकरण के गौणवाहक जो कहलाते हैं वह विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं, क्योंकि यहीं से बच्चा जो है व्यक्ति सीखता है, नैतिकता का पाठ सीखता है, नैतिकता का होना सीखता है, नैतिकता के विचार सीखता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं गौणवाहक जो कहलाता है विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न पर बेफिक्र कमेंट करिए, आपका एक एक कमेंट का एक एक शब्द फीडबैक सर्वोपरि है सर्वमान्य है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करिएगा, बिल्कुल सिलेक्शन का झंडा फहराना है, तैयारी बेहतरीन लाजवाब करिएगा, मेहनत कीजिए आज ताकि कल का समय बेहतर हो सके, आपके लिए सफलता से उज्जवल होने वाला भविष्य आने वाला है। अपने सपने को साकार करने वाला मौका अभी आज और आपके पास है। आज मेहनत करोगे तो कल सफलता होगे और कल सारी चीज़ें आपके पास होगी जो आपने अभी तक सोच रखा है। ठीक है, चलिए क्लास की बात करेंगे। क्लास में इस प्रश्न की बात करेंगे कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। क्यों? क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त खाली स्थान इसमें भी सहायता करती है, दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल द्वंद्व में या आक्रामकता में। तो आप सभी, मुझे पता है कि जब समाजीकरण का चैप्टर चल रहा है तो यही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करता है, ये करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण जो होता है वह कहा जाता है विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को या जनसंचार माध्यम को कहा जाता है। देखिए, बालक बालिका विद्यार्थी शिक्षार्थी के सामाजिक विकास का जो आधारभूत यहाँ पे अभिकरण कहा जाता है। अभिकरण शब्द से सभी परिचित होंगे, वह होगा माता पिता और आपके परिवार की बात करेंगे। जी हाँ, बालक बालिका के माता और परिवार की बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है माता पिता और उस बालक बालिका के परिवार की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान विशेष महत्व होता है, खेल का महत्व होता है, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। सारे प्रश्न, सारे ऑप्शंस आपको लग रहे हैं यार ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। तो बच्चों के सामाजिक विकास में जिसका विशेष महत्व होता है वह होता है खेल का, क्योंकि जब बच्चा खेल खेलता है तो बच्चा सीखता है और बच्चों के साथ सीखता है। ठीक है, काफ़ी सारे कहेंगे कि बाल साहित्य भी होगा सामाजिक विकास में, तो बाल साहित्य क्यों? देखिए, बच्चों में बाल साहित्य का महत्व भी जान लेते हैं। बाल साहित्य जो होता है बच्चों के रचनाशीलता को निखारता है, उन्हें नया सोचने और अपनी सोच को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करता है। बाल साहित्य बच्चों के व्यक्ति निर्माण में भी मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बाल साहित्य जो होती है वह हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को बच्चों तक पहुंचाने तक कार्य करती है, वह आपकी बाल साहित्य है। अगला है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है, ये बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, विद्यालय समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं लेकिन पहला मुख्य कारक नहीं मान सकते समाजीकरण का, क्योंकि पहला मुख्य कारक परिवार होता है। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में हमारा दूसरा ऑप्शन सही दिया गया कि विद्यालय समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण क्या होता है, कारक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है और नीचे दिए गए कथनों में से आपका सबसे उपयुक्त कथन बताइए। तो जनसंचार माध्यम का समाजीकरण के संबंध में चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो जनसंचार के माध्यम से समाजीकरण का जो ऑप्शन हमारा सही दिया गया है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित भी कर रहा है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे जनसंचार समाजीकरण की बात कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, निम्नलिखित में से कौन जो है माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटाने या निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जी हाँ, माता पिता द्वारा, किसके द्वारा? माता पिता अर्थात अभिभावक के द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है?
हमेशा अक्सर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा जो बेहतर तरीका होता है कि सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमता पर। ठीक है, अपनी क्षमता पर केंद्रित नहीं करना है, अपने क्या करना है, अवसर, आपको जो अवसर मिला है उस अवसर पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, क्योंकि टीटी एग्जाम में आपको फतेह करने के लिए आपको एक अवसर मिला है। आप अपनी क्षमता में मत जाइए कि मेरी क्षमताएं नहीं है, मैं इतना पढ़ नहीं पाता, मेरी बुद्धि थोड़ा वो है। ठीक है, ऐसी होता है, सकारात्मक या नेगेटिव हम सोचते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं, पढ़ने में हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए आपको ध्यान केंद्रित क्षमताओं पर नहीं करना है। ठीक है, अवसर पर करना है। आपको अवसर मिला है और इस अवसर पर बिल्कुल एग्जाम फतेह करना है, टीटी एग्जाम को सिलेक्शन पाना है और दिखा देना है आई एम द बेस्ट, आई एम द सेलेक्टेड। चलिए आइए बात करेंगे मॉक क्वेश्चन की। आज का मॉक क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा जो है अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। अत्यधिक दंडात्मक, कठोर, आज्ञाकारिता की मांग या सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो इनमें से कौन सा आपका जो है अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता कौन सी नहीं है, नेगेटिव बताना है। और कल की क्लास में हम आपके मनोवैज्ञानिकों से संबंधित क्लास करने जा रहे हैं। ठीक, उनसे संबंधित जो प्रश्न करेंगे पूरी कंप्लीट करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को धन्यवाद सभी का।